कितने टेस्ट देने चाहिए, कब देने चाहिए? जो आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है वो तो सर एग्जाम में भी कर ही दोगे आप। क्या सजेशन है आपकी तरफ से, किस तरीके से पढ़ें कि आपके जैसे एक अच्छी रैंक हासिल कर सकें? क्या पढ़ना है वो तो पता रहता है, बट क्या नहीं पढ़ना, कितना पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो भी हमें पता होना चाहिए। आपको भी पढ़ते पढ़ते नींद बहुत आ जाती होगी, मुझे भी बहुत आ जाती बिल्कुल सर। कोई ऐसी दवा आपके पास जो नींद ना आए? ये रैंक आई, आपने घर में बताया, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? तो उस टाइम मेरे भैया की शादी थी, सारे से रिश्तेदार मौजूद थे वहाँ पे, और उस टाइम जो मैंने बताया था और सबको पता चला था सर, आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था। इस जर्नी के दौरान इंजीनियर अड्डा आपकी कितनी हेल्प किया? इंजीनियर अड्डा ने मेरी बहुत हेल्प की। जितने भी सर इसके नॉन टेक के लेक्चर्स हों, चाहे वो जीएस की पीडीएफ हो, मैंने सर सब फॉलो किए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इंजीनियर अड्डा के ऑफिशियल पॉडकास्ट पे। ये पॉडकास्ट आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं गौरव कुमार सिंह, जो अपने थर्ड अटेम्प्ट में एसएससी जेईई 2024 में 16 रैंक हासिल किए हैं। हम आज गौरव से ये जानने वाले हैं कि इन्होंने क्या सीक्रेट रूल अपनाया था, क्या स्ट्रेटजी थी, कितने घंटे पढ़ाई करते थे और कौन सी ऐसी गलतियां थी जो ये नहीं किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है गौरव आपका। थैंक यू सर, मुझे इन्वाइट करने के लिए अड्डा 247 के टीम में। थैंक यू भाई, आप आए बच्चों को गाइड करने के लिए। आज बच्चों के हिसाब से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए, आपकी जर्नी कैसी थी? ओके सर, सर मैंने डिप्लोमा और बीटेक दोनों किया है, और मेरी बीटेक कंप्लीट हुई 2022 में। तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट भी एसएससी जेईई का 2022 का ही था, और उस टाइम सर सब्जेक्टिव हुआ करता था, मींस ऑब्जेक्टिव सर प्रीलिम्स और फिर मेंस सब्जेक्टिव हुआ करता था। तो उसमें सर मैंने प्री आई थिंक उस टाइम भी निकाला, आई थिंक मैंने 3 अटैम्प्ट टोटल दिए, मतलब 22, 23 और 24। तो सर 22 सब्जेक्टिव था, उसके बाद से एसएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया, 23 में ऑब्जेक्टिव लाया और फिर 24 में भी ऑब्जेक्टिव। तो सर जब सब्जेक्टिव की मैं तैयारी करता था तो उस टाइम क्या है ना सर, 2 घंटे में बहुत वास्ट मतलब टॉपिक बहुत लिखना पड़ता था सर, और 2 घंटे में सर बहुत बच्चे लिख नहीं पाते, तो टाइम की बहुत कंस्ट्रेंट रहती थी। बट अब जब से ऑब्जेक्टिव किया है सर, तो ऑब्जेक्टिव की मोस्ट ऑफ द मतलब क्वेश्चन जो हैं वो कंसेप्चुअल रहते हैं, बेस्ड ऑन थ्योरी रहते हैं, जैसे गेट लेवल की न्यूमेरिकल्स नहीं रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज किया है एसएससी ने। तो इसमें सर फिर जैसे कि जब अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करना होता है तो उसके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर अगर थोड़ी सी भी मतलब मान लीजिए सर कुछ फॉर्मूले में गलती हो जाती है तो सर पूरा क्वेश्चन गलत, और 1/3 नेगेटिव सर, तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट होती है। ओके, तो और किस तरीके से, जैसे कि आपका पहली बार दूसरी बार नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी आया होगा, बिल्कुल, उसको किस तरीके से ओवरकम किए, या इस दौरान कौन से ऐसे आपके कुछ पॉइंट्स थे जो ऐसा आपको मोटिवेट रखा कि नहीं आप लोग पढ़ाई करते रहिए, आपको बिल्कुल सर इतनी अच्छी रैंक 6वीं रैंक तक पहुंचा कर लेकर जाएगा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे 2022 में आई थिंक उस टाइम प्री में मेरे 144 थे, मतलब सर मेरे प्री में स्टार्टिंग से ही अच्छे मार्क्स रहे हैं। बट सर मेंस में या फिर इनफैक्ट टेक्निकल में मेरी कंसेप्चुअल की मतलब कुछ कमी थी सर, जिसकी मैंने मतलब लगातार इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की। तो सर मेरी जो नॉन टेक जो पोर्शन था ना वो सर हमेशा से स्ट्रांग रही है। टेक्निकल के सर कुछ सब्जेक्ट्स में मेरी मतलब वीक रही है। तो सर मैंने जब 2022 में नहीं हुआ, फिर 23 में नहीं हुआ, तो मैंने जितने भी सर टेस्ट सीरीज से या फिर जिससे भी मेरे को पता चल रहा था कि मैं इस पोर्शन में वीक हूँ, तो मैं उस सर पोर्शन के जो स्टैंडर्ड बुक हैं उनको मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, और जहाँ जहाँ भी मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे थे या फिर कुछ कंसेप्चुअल करने की दिक्कत है तो वो मैंने इंप्रूव किया। तो और उसके बाद सर मेरे टेस्ट सीरीज़ में नंबर ही बढ़े, और फिर सर एग्जाम में भी नंबर बढ़ने लगा। अच्छा, टेस्ट सीरीज़ का आपने नाम लिया, टेस्ट सीरीज़ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन के लिए, और क्या कितने टेस्ट देने चाहिए, कब देने चाहिए? आई थिंक सर टेस्ट सीरीज़ तो आई थिंक सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है सिलेक्शन में, क्योंकि सर टेस्ट सीरीज़ से ही पता चलता है कि आपकी वीक पोर्शन क्या है और आपकी स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या है। और सर ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आपको सर पता ही नहीं लगेगा कि क्या स्ट्रॉन्ग है मेरी, क्या वीक है, उसमें फिर आपको पता नहीं चल पाएगा किस मैं मतलब कि जैसे मैं टाइम दे रहा हूँ वो किस पोर्शन में दूँ मैं। जो आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है वो तो सर एग्जाम में भी कर ही दोगे आप, बट जो वीक है उस पर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। तो जितना मैक्सिमम मतलब सर जितना ज़्यादा दे सकते हो आप, पहले तो सर सब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट से स्टार्ट करिए आप, जिस सब्जेक्ट्स की उसमें मतलब, फिर सर फुल टेस्ट पे आइए, और फिर ओवरऑल जो नॉन टेक प्लस टेक साथ में दीजिए। ओके, तो एक चीज़ मैं अगर आपसे पूछूं कि टेस्ट देने के बाद एनालिसिस भी करते होंगे, एनालिसिस कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ऐसे बच्चे हैं कि बस वो टेस्ट देते रहते हैं, नहीं टेस्ट देते रहते हैं, उससे क्या आउटकम आता है, या एनालिसिस करने के बाद?
बहुत बच्चे सर ये गलती करते हैं कि वो टेस्ट देते हैं बट ना तो सर वो बाद में उसकी एनालिसिस करते हैं और ना ही उसकी इंप्रूवमेंट करते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हम टेस्ट देते ही हैं एनालिसिस के लिए। हमें पता लगना चाहिए कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं। तो अगर आप एक भी टेस्ट दे रहे हो बिना उसकी एनालिसिस किए मत जाइए। सबसे पहले उसकी, जैसे कि आप टेस्ट दे रहे हैं तो गलत क्वेश्चंस कहाँ कहाँ हुए आपके। अगर आपके पास टाइम की क्रंच है, टाइम की कमी है, तो आप ऐसे एनालिसिस कर सकते हो कि सही क्वेश्चन जितने हुए उसको स्किप कर दो। आप जो गलत क्वेश्चंस हुए हैं सिर्फ आप उन्हीं को पढ़ो, और वहाँ जहाँ भी आपने मिस्टेक्स करी है, कुछ क्वेश्चंस की आपने सिली मिस्टेक्स भी करी होगी, तो उसको आप अलग कर दीजिए। कहाँ पे कंसेप्चुअल मिस्टेक्स हुए हैं, कहाँ पे फॉर्मूले में मिस्टेक हुए हैं, ये आपको डिवाइड करना आपको बहुत हेल्पफुल होगा। बिल्कुल। कितने घंटे पढ़ने चाहिए सिलेक्शन के लिए? सर ये तो बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है, क्योंकि सर किसी की 1 घंटे मतलब बहुत ही क्वालिटी अगर पढ़ें, और फिर कंसेप्ट मतलब कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं, 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं और आपकी क्वालिटी टाइम आपकी पढ़ने में जा रही है, तो आई थिंक दैट्स इनफ। तो वो आप पे डिपेंड करती है कि आप कितना बिना मतलब वर्न आउट हुए बिना उसके पढ़ सकते हो। अच्छा, यहाँ पर गौरव अगर मैं आपसे पूछूं कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अभी फाइनल ईयर में हैं या न्यू लर्नर हैं या जिनका एसएससी जेईई 2025 में बहुत कम नंबर आए हैं, उनके लिए क्या सजेशन है आपकी तरफ से? किस तरीके से पढ़ें कि आपके जैसे एक अच्छी रैंक हासिल कर सके? बिल्कुल सर, जो बिल्कुल ही सर न्यू लर्नर हैं उनके लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा एक आप डेडिकेटेड जो है कोचिंग वगैरह ले लें आप। क्योंकि सर हमें क्या पढ़ना है वो तो पता रहता है, बट क्या नहीं पढ़ना, कितना पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि सर हम एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम सर कोई मतलब बिल्कुल पीएचडी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सर इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट कितनी वास्ट होती है और कितनी डेप्थ होती है सबको पता है। तो एक अगर आप डेडिकेटेड कोचिंग की हेल्प से, वो आपको एक और वे में हेल्प करेगी, वो आपको डिसिप्लिन बनाए रखेगी। आप बिल्कुल जैसे एक लेक्चर हमने देखा, दूसरा लेक्चर कंसिस्टेंसी मेंटेन करा देती है कि अभी 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं तो 1 हफ्ते में खत्म होंगे, 1 महीने में खत्म होंगे, इस तरीके से। और आपकी फ्लो जो है ना, आप ये नहीं कर सकते हो कि चलो यार मतलब जैसे हम अगर सेल्फ प्रिपेयर करते हैं तो बहुत से ये लैग करते हैं कि अभी तो चल रहा है ठीक है, बट बाद में फिर वो हो जाती है, लैग कर जाती है। तो कोचिंग में ये फायदा होता है। ओके, तो किस तरीके से, मतलब आपने एक चीज़ बताया कॉन्सेप्ट पढ़ना, कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ साथ और क्या करना उनको? सर कॉन्सेप्ट पढ़ना है और टेस्ट सीरीज लगाना है और फिर रिवाइज करना है। टेस्ट सीरीज में जो आपके गलत हुए हैं वो क्वेश्चंस को नोट करना है, और उससे रिलेटेड जैसे सर जब कोई भी टेस्ट सीरीज देते हैं उसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी होती है, तो वो भी पढ़ना है और उसके शॉर्ट नोट बनाने हैं। अच्छा, एक चीज़ गौरव ये बताओ, पढ़ते पढ़ते जैसे कि आपको भी पढ़ते पढ़ते नींद बहुत आ जाती होगी, मुझे भी बहुत आ जाती थी। बिल्कुल सर। कोई ऐसी दवा आपके पास जो नींद ना आए? सर नींद के लिए तो अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। और पढ़ने को सर इंटरेस्टिंग बनाएं। जैसे कि आप जैसे पढ़ने को, जैसे आप कोई सर लेक्चर पढ़ रहे हैं उसको सर फील करें आप। जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उससे आपने आपको रिलेट करें, उसमें सर आपकी जो माइंड है वो आपकी मतलब बिजी रहेगी। ओके, अभी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि मैं ये पहला साल है मेरा प्रिपरेशन का और पहले साल ही बहुत एक अच्छी रैंक हासिल कर पाऊंगा। क्या ये पॉसिबल है? पहले साल मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर बोला जाए तो टॉप 10 रैंक में हासिल करना चाह रहे हैं, तो क्या इसके लिए कुछ ऐसा जुगाड़? सर इसके लिए आपको परफेक्टली प्लान करना पड़ेगा। आपकी जो क्या क्या सर, जैसे टेक की और नॉन टेक की, आपके जितने भी मतलब पढ़ने का प्लान करना पड़ेगा। टेक की सर कितनी डेप्थ में जाना है, कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करना है, और उसमें टेस्ट सीरीज वगैरह जितने भी हैं, अगर आप परफेक्टली प्लान करते हैं तो मे बी है ना आ सकते हैं आप। ओके, तो गौरव आपने कभी ऐसा सोचा था कि आपकी इतनी अच्छी रैंक आएगी, कि आप जब पढ़ाई करते थे आपके दिमाग में ये चलता था कि मुझे टॉप 10 रैंक में आना है? कभी ऐसे दिमाग में आता था? सर अगर मैं आपको सच में बताऊं तो जब मेरे 2 अटेम्प्ट्स में नहीं हुए थे, 3rd अटेम्प्ट में सर मेरे टेस्ट सीरीज में भी बहुत अच्छे नंबर आने लगे थे, और मेरे को पता लगने लगा था कि अब मैं इतना मतलब मेरी जो स्टडी है इतनी मैच्योर हो गई है कि मैं मतलब टॉप रैंकर बन सकता हूँ। बट फिर भी सर टॉप 6 आई थिंक आई डोंट बिलीव इट, बट आई गॉट इट। जब आपकी रैंक आई, आपने घर में बताया, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? और इसके बाद क्या आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, घर वालों का परसेप्शन चेंज हुआ आपके रिस्पेक्ट में? बिल्कुल सर। और सर मैं एक इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ कि सर जब रिजल्ट आया था ना, तो उस टाइम मेरे भैया की शादी थी, सारे सर रिश्तेदार मौजूद थे वहाँ पे, और उस टाइम जो मैंने बताया था और सबको पता चला था सर, आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था। ओके, तो क्या किससे आपने सबसे पहले बताया था, क्या रिएक्शन था उतने समय? क्योंकि बहुत प्राउड मोमेंट होता है घर वालों के लिए, ऑल इंडिया रैंक 6 CPWD बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल सर, उस टाइम सर सब बिजी थे, बट सबसे पहले मैंने अपनी मदर को बताया, जो आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रही हैं।
क्योंकि सर मेरे जब 2 अटेम्प्ट्स नहीं हुए थे तो मेरे साथ स्टैंड करने वाली फैमिली थी एक जिन पे आप सर बिलीव कर सकते हो। बिल्कुल सही। तो आई थिंक मैंने अपने मदर को बताया और सर सबको पता चला फिर, और बहुत सारी मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस पे फॉलो है। मतलब सारा माइंडसेट चेंज हो गया होगा बिल्कुल आपके सर। रिस्पेक्ट में। बिल्कुल बारात में तो मेरे ख्याल से आप ही मेन फेस हो गए होंगे। बिल्कुल सर। तो अगर फाइनली आपसे पूछूं कि बच्चों के लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से, किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए? अच्छा, आजकल रील्स का थोड़ा ज़माना हो गया है। बिल्कुल सर। बहुत बच्चे ऐसे हैं कि मोटिवेट होने के लिए रील्स देखते हैं 1 घंटे और फिर आधे घंटे पढ़ते हैं, फिर से मोटिवेट होने के लिए 1 घंटे रील्स देखते हैं। इसका कोई जुगाड़, मतलब ना देखें रील्स पढ़ाई करें? सर रील्स सर वो तो आजकल सर कि आजकल जो जनरेशन है सर बहुत ज़्यादा डिजिटल हो गई है, तो ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा मतलब रील्स वगैरह देखने लगे हैं। सर अगर मैं एक ट्रिक बताना चाहता हूँ कि रील्स देखने की जगह आप अगर वॉक करें, जैसे सर अगर मान ले 1 घंटे आप पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में या घर में पढ़ रहे हैं आप, उसके बाद आप थोड़ी सी वॉक ले लें, थोड़ी सी फिजिकल वॉक करें, म्यूजिक सुने, ये आई थिंक ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ये आई थिंक ज़्यादा मतलब स्ट्रेस। कितने घंटे पढ़ना चाहिए? सर ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हाँ। वो तो सर अगर आपको माइंड अलाउ कर रहा है, कितने मतलब आप बिना वॉर्न आउट हुए कितना आप मतलब पढ़ सकते हो सर, वो तो सर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। ओके, तो मेरा आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा कि इस जर्नी के दौरान इंजीनियर अड्डा आपकी कितनी हेल्प किया? सर इंजीनियर्स अड्डा ने मेरी बहुत हेल्प की। जितने भी सर इसके नॉन टेक के लेक्चर्स हों, चाहे वो जीएस की पीडीएफ हो, मैंने सर सब फॉलो किए और मैंने सब पढ़ा। और मेरे जीएस में आई थिंक 32 मार्क्स थे। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द टॉपर्स। तो मेरी बहुत हेल्प हुई सर। ओके, तो ठीक है बच्चों, आपने देखा कि गौरव किस तरीके से पढ़ाई की है और एक बेहतरीन रैंक हासिल की है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ऐसे ही पढ़ाई करें और ये चीज़ सीखें कि कहाँ कहाँ पर गलती हुई है और कहाँ पर आपको गलती नहीं करना, क्योंकि आपके पास टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है। इससे बचें। और इस बार अगला पॉडकास्ट मैं चाहता हूं आप लोगों के साथ हो, अगले सिलेक्शन के साथ। थैंक यू गौरव, आप आए, बच्चों को बताएं। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सर इन्वाइट करने के लिए। थैंक यू।